हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ आई एग्जाम भी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर वो भी मंथ मई के 2024 में। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सबसे पहले तो थैंक यू उन सभी स्टूडेंट्स को जो मुझे ये मैसेज करके बोलते हैं कि सर आप करंट अफेयर जरूर लेके आया कीजिए। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं हर मंथ का जरूर लेकर आऊंगा। लास्ट मंथ मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मंथ में 2 बार लेकर आऊंगा, बट आपको सभी को पता है कि जनरल इलेक्शंस चल रहे थे, तो जनरल इलेक्शंस की वजह से अभी पीआईबी में या फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी कोई न्यूज नहीं आ रही है। इस वजह से बहुत कम न्यूज होने की वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मंथ में एक बार ही लेकर आएंगे, और जैसे ही आगे चीजें बढ़ती रहेंगी तो हम वो चीजें लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, और हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट डे से वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस, और सबसे बड़ी बात है आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा सो दैट कि आपको वो सारी वीडियोस मिलती रहे। ओके, सबसे पहले यूएन ने डिक्लेयर किया 2026 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर। तो आप देख सकते हैं कि विमेन फार्मर को लेके कितना ज्यादा सीरियसनेस है पूरे वर्ल्ड में। और एग्रीकल्चर में या फिर आईसीएआर अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में कहेंगे तो आईसीआर इसको कहता है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन एग्रीकल्चर क्या है? महिलाओं को भी वो रोल देना जो कि पुरुषों के पास है। पुरुषों के पास वो कौन सा रोल है? डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग महिलाओं के पास भी हो सके उसके लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है। आइए स्टार्ट करते हैं मिड 2024 को। 20th को वर्ल्ड बी डे हमने सेलिब्रेट किया हनी बीज के लिए। आप सभी को पता है हनी बी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेटर भी है, और सबसे बड़ा जो हम कहते हैं इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का वो हनी बीज पे या फिर हमारी जो हनी बी है, मधुमक्खी है, उन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए हमको ये सारी चीजें साथ लेके चलनी होती हैं। 21 मई को इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया गया है। चाय की बागान, चाय चाहे दार्जिलिंग की है चाहे साउथ की है, सबसे बड़ी बात है कि टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। अब कई बार क्या होता है ना, प्लांटेशन क्रॉप जब हम बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप बाकी क्रॉप से कैसे अलग है। इंटरव्यू में भी हम बच्चों से पूछते हैं कि प्लांटेशन क्रॉप किसे कहते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, दो चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज तो है कि पेरिनियल होती है। अब आप कहेंगे पेरिनियल तो मैंगो भी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो क्रॉप है इसको बहुत लार्ज एरिया में लगाया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये टी का कितना बड़ा एरिया है। बिल्कुल एस्टेट फार्मिंग हम जिसको कहते हैं वो ये होती है, तो उसको हम पेरिनियल क्रॉप कहते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जनरली इसको कंज्यूम तब किया जाता है प्रोसेसिंग के बाद। तो खैर हालांकि मैं ये कहूंगा कि प्रोसेसिंग तो लगभग सभी में रिक्वायर्ड होती है। टी में भी, सॉरी, व्हीट या फिर जो हम पैडी कहते हैं, राइस कहते हैं, उसमें भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। बट ठीक है, उस पॉइंट को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्लांटेशन क्रॉप हमेशा याद रखिए। आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा टी के लिए जो लीडिंग स्टेट है प्रोडक्शन में वो कौन सा है। ओके, देन हर थर्ड फ्राइडे को मई में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, जो हमारी स्पीसीज विलुप्त होती जा रही है उनके लिए। मई 22 को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। और मई 30 इंटरनेशनल डे ऑफ आलू। तो आलू पोटैटो हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप, ये इस बार की थीम थी। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो है। सीपीआरआई इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। पोटैटो से रिलेटेड सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज तो बहुत स्पेशल डे है, इलेक्शंस के रिजल्ट भी आए हैं। आप यहाँ पे एक चीज सोचिए कि लगभग सभी जितनी भी पार्टीज कंटेस्ट करती हैं बहुत ज्यादा वो मेहनत करती हैं, और उनकी मेहनत का रिजल्ट आज दिखता है। हालांकि एक चीज देखिए, उनकी जो मेहनत का रिजल्ट आज मिला है वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ही वैलिड रहने वाला है। इस मेहनत में फर्दर आगे क्या होगा 5 साल में, वो आगे के लिए डिसाइड करता है। तो आप यहाँ पे समझिए कि जब आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लगभग आपके लिए लाइफ लॉन्ग होने वाली है। तो ऐसे में तो आपको दुगनी मेहनत करनी चाहिए। जब वो इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर सकते हैं वो भी सिर्फ 5 साल के लिए, तो आपको तो समझना है कि हमारी प्रिपरेशन तो लाइफ लॉन्ग है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें मोटिवेटेड रहते हुए आगे के लिए देखनी है। तो दोस्तों चिंता मैंगो जो है फार्मर वेराइटी रजिस्टर्ड की गई है इन पीपीवी एफआरए। श्री चिंताहरण विश्वास जी पोर्ट ब्लेयर अंडमान से जो है उन्होंने ये वैरायटी को बनाया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीएआर ने सेंट्रल आइलैंड रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है। ये देखिए, ये चीजें ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि जो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो आपको दे देंगे लक्षद्वीप, अंडमान, और भी ऐसे कोई आइलैंड वाले जो एरिया है
के नेम दे देंगे और आपसे पूछेंगे, तो वहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उन्होंने फैसिलिटेट किया से चिंताहरण बिस्वास जी को, जिन्होंने कि जो कि प्रोग्रेसिव मैंगो फार्मर है और 100 मैंगो ट्रीज फ्रॉम द शहीद द्वीप एंड सपोर्टेड हिम इन रजिस्टरिंग हिज फार्मर वेराइटी, जिसको नाम दिया गया चिंता मैंगो विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी न्यू दिल्ली में। ओके, सो पीपीवी एंड एफआरए का फुल फॉर्म भी यहाँ पे मेंशन है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। पीपीवी एंड एफआरए हम इसको कहते हैं। ओके, सो चिंता मैंगो जो है ये फर्स्ट मैंगो वैरायटी है जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर द पीपीवी एफआरए। और जो डॉक्टर हिमांशु पाठक जी हैं जो कि अभी सेक्रेटरी डेयर हैं और जिनको डीजीआईसीआर जो होते हैं वही सेक्रेटरी डेयर भी होते हैं। डेयर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर्स वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो वहां पे जो सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर हिमांशु पाठक ही है, वही जो डीजी होते हैं आईसीआर। अब इंडिया ने हाईलाइट किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स को 19th सेशन जो यूएन का फोरम था ऑन फॉरेस्ट को। हालांकि मैं एक चीज बताता चलूं, जो आईएसएफआर की रिपोर्ट आनी थी 2023 की, अभी तक नहीं आई है, ड्यू चल रही है, पता नहीं कहाँ खो गई है। कभी मैं सोचता हूँ एफआरआई के आगे से जब मैं गुजरता हूँ देहरादून में, तो मैं सोचता हूँ कि जाके पूछूं कि भाई आईएसएफआर का क्या हुआ, बताइए हमें कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, बट अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। जीआई टैग की बात अगर हम करेंगे, लाकाडोंग टर्मरिक है जो लाकाडोंग मेघालय को दिया गया है। ओके, नाबार्ड एंड इफ्को ने किसान सपोर्ट करने के लिए एक स्मॉल टी ग्रोवर एसोसिएशन हम कह सकते हैं, साथ में ये दोनों ने कोलैबोरेट किया है ताकि स्मॉल टी ग्रोवर्स को हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, क्लाइमेट रेजिलिएंट टी कल्टीवेशन एंड एआई बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट टी कल्टीवेशन। इंपॉर्टेंस देखिए क्लाइमेट रेजिलियंस, नाबार्ड का क्या रोल है? नाबार्ड के तीन मेजर फंक्शन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। नाबार्ड सिंपल एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड के तीन फंक्शन है, एक है फाइनेंशियल फंक्शन, दूसरा है डेवलपमेंटल फंक्शन और तीसरा है सुपरवाइजरी फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो डेवलपमेंटल फंक्शन है ना, उसमें जो एक मेजर पार्ट है वो है क्लाइमेट चेंज का। सीओपी की जो मीटिंग्स होती है उसमें नाबार्ड पार्टिसिपेट करता है। तो नाबार्ड की असम यूनिट जो है और इफ्को का किसान सुविधा लिमिटेड है, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया और किसानों को, वो भी कौन से किसानों को, टी किसानों को हेल्प करने की बात सोची है। टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन होगा इसमें, जो टेक्नोलॉजीज है वो कौन सी है? ऑटोमेटेड वायरलेस वेदर स्टेशंस, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, स्मार्ट रिविजर्स एंड द पेस्ट विजन एंड इमेज रिकॉग्निशन, ये इसमें किया गया है। और फीचर्स क्या है? जियो फेंसिंग की जाएगी फार्मलैंड की, रेगुलर अपडेट मिलेंगे वाया द वॉइस मैसेजेस, सैटेलाइट इमेजनरी ऑन द टी लीव्स एंड द सॉइल मॉइस्चर वेदर कंडीशन। तो ये कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट, डीडी किसान जो कि दूरदर्शन का किसान चैनल है, उसने लॉन्च किया है एआई एंकर्स। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह है। डीडी किसान ने लॉन्च किए दो एआई एंकर्स, और उन एआई एंकर्स का क्या नाम है? एआई कृष और एआई भूमि। तो एंकर्स आपने देखे होंगे, और भी न्यूज चैनल में भी एआई एंकर्स लाए गए, तो दूरदर्शन भी लाया है। उनकी कैपेबिलिटीज क्या है? दे कैन स्पीक इन 50 लैंग्वेजेस 24/7 विदाउट फटीग। कोई थकान नहीं लगनी उनको, उनको ना कुछ खिलाना है, ना वो नाराज होने वाले हैं, ना उनके दोस्त घूमने जाएंगे तो उन्हें फर्क पड़ने वाला है। तो ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट है। ये क्या प्रोवाइड करेंगे? एग्रीकल्चर न्यूज, वेदर अपडेट्स, मार्केट की ट्रेंड, गवर्नमेंट स्कीम की इंफॉर्मेशन। अब अगर हम डीडी किसान के बारे में थोड़ा सा जाने, तो डीडी किसान को लॉन्च किया गया था 26 मई 2015 को। पर्पस क्या है? किसानों को सारी टाइप की सुविधाएं या जितनी भी जानकारी होती है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। अब इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने कोलेब्रेशन किया 4 सेक्टर में, मेजरली 3 सेक्टर में, फार्मा, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग में तो कीवी पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, और डेयरी सेक्टर में, ताकि क्वालिटी, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन को बेस्ट किया जा सके। फार्मास्यूटिकल्स में भी इन्होंने किया है, इसको छोड़ देते हैं। हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में भी किया है, एनहांसिंग द सेक्टोरल कोलैबोरेशन, दोनों का सेक्टोरल कोलैबोरेशन किस किस में? रिसर्च में, ताकि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता जाए। मार्केट एक्सेस एंड स्टैंडर्ड्स। देन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च यील्ड हाई रिटर्न्स। तो जो हमारे डॉक्टर हिमांशु पाठक जी हैं, डीजीआईसीआर हैं, उन्होंने बताया कि भाई देखो, अगर आज हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं ना, उसका हमको बेनिफिट कितना मिल रहा है? 13 रुपये 85 पैसे का। तो ये स्टडीज में हमें पता चला है कि एग्रीकल्चर रिसर्च में 1 रुपया खर्च करने पे 13 रुपये 85 पैसे का हमें फायदा होता है। इसलिए इसमें रिसर्च में इन्वेस्ट भी किया जाता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? एग्रीकल्चर का जो R&D है इज क्रूशियल ड्यू टू द लिमिटेड land expansion and rising food demand. Investment should be prioritized across subsector and region. और जो अगर हम ROI जो हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका कंपैरिजन करेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो एक्टिविटीज हैं वो कितना यील्ड करती हैं? 7.40 पर रुपी इन्वेस्टेड।
और ये सेकंड हाई ROI है आफ्टर R&D। तो मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम 1 रुपए के बदले हमको 13 रुपए मिलते हैं, 13 रुपए 85 पैसा, और एक्सटेंशन में हमें 1 रुपए से 7 रुपए 40 पैसा मिलता है। आप ये समझ सकते हैं कि इतना रिटर्न हमें मिलता है। रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, कुछ लो स्पेंडर्स हैं जो कि कम खर्च करते हैं, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। कुछ जो स्टेट है जो ज्यादा खर्च करते हैं, वो ये स्टेट है, उनमें से हमारा स्टेट उत्तराखंड। इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड है ये, इसको भी छोड़ देते हैं, आप इसका PDF मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डेटा पुराना भी होता है, डेटा उस समय याद करना चाहिए। बट एक डेटा हम देख लेते हैं, इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, वो 0.61% था एग्रीकल्चर की GDP का। वो बहुत कम था ग्लोबल एवरेज से, और जो ग्लोबल एवरेज है 0.93, बहुत तो नहीं, मतलब ठीक ठाक कम है हम कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे तो वो इतनी है। देन मर्जर ऑफ गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फिशर फोक, तो फिशरमैन के लिए गवर्नमेंट ने 2 इंश्योरेंस स्कीम को मर्ज किया, और वो कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है। साथ ही साथ ये ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, GAIS, और ये जून 1 से लागू की जाएगी 2024 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रीमियम का बर्डन कम किया जा सके, इजी इम्प्लीमेंटेशन हो, और इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो ज्यादा मिले फार्मर्स को। तो अब टोटल कवरेज कितनी हो गई है? 5 लाख रुपीज हो गई है। GAIS में 3 लाख रुपीज थी, और PMSBI में 2 लाख थी। अभी ये इनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया है फिशरीज के लिए। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की एग्रीकल्चर फूड सिस्टम पे। वर्ल्ड बैंक को क्या आफत आन पड़ी थी इसकी में रिपोर्ट देने के लिए? उनके लिए ये कंसर्न है कि क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत इमिशंस करता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर की इमिशंस कम हो, इसके लिए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट लेकर आया। अब इसमें टाइटल देखिए, recipe for a livable planet achieving net zero emissions in the agri food system। तो मतलब हम net zero emissions establish करें किसमें? एग्री फूड सिस्टम में। फोकस क्या रहेगा? ग्रीन हाउस गैसेस का emission रिड्यूस करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल इमिशन। अब देखो उसमें बता दिया कि भैया इसको कम करना है, जो कि 1/3 ग्लोबल इमिशंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो की फाइंडिंग्स हमें मिली कि भैया इंडिया का पोटेंशियल क्या है। अगर हम अपने 8.8 मिलियन डीजल इरिगेशन पंप्स को सोलर पंप से रिप्लेस करते हैं, तो हमारा इमिशन 11.5 मिलियन टन का रिड्यूस हो जाएगा। कॉस्ट सेविंग मेजर, और ये कहता है कि 80% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में मिटिगेशन की पोटेंशियल है। टॉप इमिटर से कौन है? चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड द US, इंडोनेशिया। ये 55% ऑफ एग्री फूड इमिशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए हमको, हमारे पास अभी बहुत स्कोप है इसको कम करने का। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? सपोर्ट फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लो और मिडिल इनकमिंग कंट्रीज को हेल्प करें। इन्वेस्टमेंट की नीड्स है, इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाना पड़ेगा तभी हम कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है ओवरऑल? क्योंकि भले ही कोई कंट्री किसी और को हेल्प करे, बट क्लाइमेट तो सबका है। क्लाइमेट किसी कंट्री के लिए नहीं होगा, वो पूरी अर्थ के लिए होगा, इसलिए इस पे ज्यादा वर्क किया जा रहा है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर लॉन्चेस द डिजिटल एग्जीबिशन ऑन द मिलेट्स। तो मिलेट्स के लिए उन्होंने एक डिजिटल एग्जीबिशन लॉन्च की, मिलेट सीड्स ऑफ चेंज, कृषि भवन दिल्ली में। कोलैबोरेटर कौन थे? कल्चर एंड द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ साथ गूगल आर्ट्स। ओके, फोकस क्या रहा कि हम मिलेट्स को ऐसा सुपर फूड देखें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। इंडिया का क्या रोल है? इंडिया बीइंग अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इन डिक्लेयरिंग 2023, ये इसलिए इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फीचर क्या था? हिस्ट्री, वैरायटीज, ये सारी चीजें, कंट्रीब्यूशन क्या है, रेसिपी, और ये सारे जितने इंपॉर्टेंट रिनॉट शेफ हैं वो इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें। इंडिया ने 6 साल बाद वीट के इंपोर्ट्स को रिज्यूम किया। दिक्कत क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे रिजर्व्स हैं कम होते जा रहे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए पॉलिसी में चेंज किया गया। एलिमिनेशन ऑफ 40% ऑफ वीट इम्पोर्ट टैक्स को एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड रहेगा। अलाउइंग प्राइवेट परचेजिंग फ्रॉम द एक्सपोर्टर लाइक रशिया। तो प्राइवेट परचेज को भी अलाउ किया है। आपको पता होगा हमारा एक्सपोर्ट बैन चल रहा है। टाइमिंग क्या है? इम्पोर्ट ड्यूटी रिमूवल प्लान आफ्टर जून, अलाइंड विद द रशिया वीट हार्वेस्ट, सो दैट कि बिफोर अक्टूबर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फार्मर ड्यूरिंग द प्लांटिंग सीजन, इसलिए इसको किया गया है। तो ये थे मई के बारे में। इसके अलावा हम ये साथी एक पोर्टल है जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसमें कि सीड से रिलेटेड सारी जानकारी रहेगी। कौन सी क्वालिटी का सीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ मिल सकता है, कौन सा ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड, ये सारी चीजें रहेंगी। Why are millet considered climate resilient? अब आप ये चारों ऑप्शन देख सकते हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके लिए है, और दूसरा क्वेश्चन ये है। जो दोनों क्वेश्चन के सही आंसर देगा वो स्टूडेंट ऑफ द क्लास कहलाएगा, और मेरी तरफ से उसको गिफ्ट मिलेगा। टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप दोनों आंसर सही देते हैं, तो पहली बार में विदाउट बुक देखिए। सॉर्गम को हम क्या कहते हैं? किंग कहते हैं मिलेट्स का, कि क्वीन कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
मई 2024 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमने आपके साथ डिस्कस की, और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस बीच में उभर के आए हैं मैं उसको डिफरेंट वीडियोस के थ्रू आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सब बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, सेलिब्रेट करें हर चीज को और मेहनत करें। देखिए जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट तो आ गए हैं, उनका 5 साल के लिए फ्यूचर फिक्स है। आप अपने फ्यूचर को इसी साल फिक्स कीजिए ताकि आगे आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।